Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. वेलकम टू माय चैनल क्रैक पीपीएससी विद उनजा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने करना है कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड पंजाब एक्ट 1912 और इसका हम लोगों ने आज करना है चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। इससे पहले कि इसके प्रीवियस लेक्चर्स मैं बना चुकी हूँ जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 बड़ी डिटेल में सेक्शन बाय सेक्शन डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो आपके लिए देखना ज़रूरी है अगले चैप्टर्स को समझने के लिए, क्योंकि हर सेक्शन दूसरे सेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। हमने बात की थी, छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस एक्ट के अंदर जो हैं वो टोटल 38 सेक्शंस हैं और हम लोगों ने बात की थी इसमें 2 शेड्यूल हैं और 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है जी, तो अब चैप्टर नंबर 1 और 2 हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोगों ने इसका देखना है चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 का नेम है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द प्रोप्राइटर्स। ठीक है, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था प्रोविजंस रिलेटिंग टू द टेनेंट्स। अब चैप्टर 3 है प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रोप्राइटर्स। चैप्टर के नाम प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें ट्रिक बताऊंगी चैप्टर के नाम याद रखने की। ठीक है, अब हमने ऑनरशिप से रिलेटेड प्रोविजंस देखने चाहिए। प्रोप्राइटर्स बोलते हैं जो ऑनर होते हैं उनको। तो सेक्शन 30 हमें कहता है एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट। प्रॉपर्टी के राइट की एक्विजिशन आपको कब मिलेगी? एक्विजिशन होता है एक्वायर करना, हासिल करना। प्रॉपर्टी का राइट आपको कब मिलेगा? नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग एंटर्ड इन एनी स्टेटमेंट और ऑफ कंडीशंस इशूड अंडर द गवर्नमेंट टेनेंट पंजाब एक्ट 1893 अ टेनेंट who either in pursuance of any such conditions or otherwise by agreements with or under rules issued by provincial government has acquired property right in any land included in his tenancy shall in respect of such land cease to be subject to any statement of conditions issued under the above mentioned act। पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं। उसने कहा कि अगर कोई भी टेनेंट ने जो हो इन परजुएंस ऑफ एनी सच कंडीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस की परजुएंस को फॉलो करते हुए या किसी एग्रीमेंट के ज़रिए से, एक है स्टेटमेंट ऑफ परजुएंस स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस, या फिर किसी एग्रीमेंट के ज़रिए से या कोई भी और रूल जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इशू किए था उसके ज़रिए से इस पर्सन को, इस टेनेंट को क्या मिल गया जनाब? हैज़ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी राइट। उसको हक़ मलकियत मिल गया, वो ज़मीन का मालिक है। तो उसने कहा जैसे ही वो ज़मीन का मालिक बनेगा तो ऊपर जितनी भी हमने प्रोविजन सेक्शंस हमने पढ़े थे ना वो सारे उसके ऊपर से ख़त्म हो जाएंगे, अब वो उसके ऊपर लागू नहीं होंगे। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एंड सीज टू बी सब्जेक्ट। सीज का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, CEAC, सीज टू बी सब्जेक्ट। ठीक है, कौन सा जो अबव मेंशन एक्ट था वो सारे का सारा उसके ऊपर अब अप्लाई नहीं होगा। हमने पढ़ा था कि अगर आप ने इवन 75% पेमेंट कर दिया, 25% पेमेंट नहीं की, तब भी आप उस लैंड के मालिक नहीं कहलाओगे, आप टेनेंट ही कहलाओगे। और बहुत कुछ पढ़ा था कि आप उस पर उसको सबलीज सिर्फ कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते, विल नहीं कर सकते, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, और सबलीज में भी हमने पढ़ा था कि 1 साल की भी कर सकते हैं, 7 साल की कर सकते हैं, दोनों की हमने कंडीशंस देखी थी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ऊपर वाले तमाम आपके ऊपर से वो आप उससे बरी जमा हो जाओगे, आपके ऊपर वो लागू नहीं होंगे। तो सवाल है कि वो हमारे ऊपर क्या लागू होगा फिर? प्रोवाइडेड ऑलवेज दैट ही शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लैंड बी बाउंड बाय द कंडीशंस। अब वो उन कंडीशंस को फॉलो करेगा किन को? जो शेड्यूल 2 में इस एक्ट की लिख दी गई हैं। ठीक है, वो उसके ऊपर अब प्रोप्राइटर ऑफ लैंड के तहत वो वाली कंडीशंस फॉलो होंगी जो इस सेक्शन के शेड्यूल 2 में लिख दी गई हैं। और शेड्यूल 1 के बारे में भी हमने कुछ पढ़ा था। वो हमने क्या पढ़ा था मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। हमने पढ़ा था कि कुछ टेनेंसीज हैं जो शेड्यूल 1 में बताई गई हैं जिसके ऊपर सेक्शन 20, 21, 22, 23 और इस तरह से हमने सेक्शन 14 की प्रोवाइजो वो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होनी थी। ठीक है जी, और यहाँ पे उसने कह दिया सेक्शन 2 अप्लाई होगा किसके ऊपर? जब कोई पूरे का पूरा मालिक बन गया उस ज़मीन का। ठीक है, जहाँ पे उसकी टेनेंसी थी। सेकंड में वो कह रहा है इफ़ सब सेक्शन 2 है सेक्शन 30 का। इफ़ एट एनी टाइम द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेटिस्फाइड दैट एनी पर्सन हैड एक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट, कोई भी शख्स जिसने इस एक्ट के तहत एक्वायर की थी क्या? टेनेंसी के राइट्स को ज़मीन के हवाले से। अब उसने कैसे एक्वायर किया उनको? बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से, या वो एलिजिबल ही नहीं था। इन तीनों कंडीशन में फ्रॉड के ज़रिए से उसने ली हो, मिस रिप्रेजेंटेशन की थी अपनी एलिजिबिलिटी की, और एलिजिबल ही नहीं है। तीनों कंडीशन में अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पता चल गया, ठीक है, तो वो कह रहा है
whatsoever then notwithstanding the acquisition of property right by such person in such land or the terms and the conditions of any agreement with or rules issued by the provincial government and without prejudice to any other liability or penalty to which such persons may be liable under any law for the time being in force, ठीक है, तो वो offender consider किया जाएगा। ब्रीच किया ना उसने ज़ाहिर है कंडीशन को। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आफ्टर गिविंग सच अ पर्सन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज, उसे शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा, उसे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि यार आपके ऊपर ये मैंने मतलब हमारे पास इल्ज़ाम है, ये हमारे पास सबूत हैं, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो फ़लाँ दिन को यहाँ पे पेश हो जाइएगा। सही हो गया। उसने कहा है एन ऑर्डर रिज्यूमिंग द, और उसके बाद आप क्या करोगे, एन ऑर्डर रिज्यूमिंग द लैंड, उसकी ज़मीन को वापस ले लिया जाएगा जिस पे उसने हक़ मलकियत, अब वो मालिक बन गया था ना, वो उसे वापस ले ली जाएगी। ठीक है, या उसकी ज़मीन का वापस ले ली जाएगी, एक तो रिज्यूम किया गया, या रिड्यूस कर दिया जाएगा उसके एरिया को, नंबर 2। ठीक है, और 5 या इसके अलावा वो कह रहे हैं कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं जो कि उनको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ठीक लगेगा। तो एक तो बता दिया हक़ के मलकियत कब बनेगा, ये भी बता दिया कब आपसे वापस भी लिया जा सकता है अगर आपने फ्रॉड किया तो। सेक्शन 30 था। सेक्शन 30 ये क्या कहता है? सेक्शन 30 ये है, अमेंडमेंट के बाद आया 30 सेक्शन के, तभी ए उसके साथ लगा हुआ है कि राइट ऑफ एलियनेशन, एलियनेशन वैसे बोलते हैं अलग थलग हो जाने को इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन लॉ की ज़बान अलग होती है। यहाँ पे एलियनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र कर देना। तो राइट ऑफ एलियनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एंड रूल ऑफ सक्सेशन टू सर्टेन प्रॉपर्टी राइट्स एक्वायर्ड बाय अ फीमेल। अभी तो हमने जनरल हक़ के मलकियत की बात की ना कि आपको हक़ के मलकियत मिल गया, ठीक है, लेकिन अगर आप फीमेल थी और आपको हक़ के मलकियत मिला, आप लेडी थी, तब क्या होगा? जैसे हमने सक्सेशन की बात की थी टेनेंसी में, अगर फीमेल है तो कुछ चीज़ें चेंज थी, इसी तरह यहाँ के मलकियत में देखते हैं कि चेंज है या नहीं है। वो कह रहा है, ये बहुत लंबा है, मैं अगर आपको इसको सारा समराइज़ करके बताऊं, नॉट वी स्टैंडिंग एनी कस्टम एंड द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ टू द कॉन्ट्रेरी व्हेन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्ट 1944 property rights in any land are acquired by a female tenant, her rights of alienation of such land shall be the same। ये इंपॉर्टेंट बात है कि पंजाब कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड, ये जो है हमारी जो हम पढ़ रहे हैं 1912, इसको अमेंड किया गया था 1944 में। उसके बाद कहा गया था कि चाहे फीमेल है चाहे मेल है, दोनों के लिए जो राइट्स हैं एलियनेशन के, ट्रांसफ़र करने के राइट्स ऑफ ट्रांसफ़र हैं, वो सेम रहेंगे। ठीक है, सपोज़ मेल का तो पता है ना कि मेल की डेथ हो गई है या मेल ने ट्रांसफ़र करना है अपनी उस ज़मीन को, अपने उस घर को किसी दूसरे के नाम, सपोज़ वो अपने बेटे को देगा, बेटी को भी दे सकता है, वो उसकी मर्ज़ी है। यह सब में शरीयत के मुताबिक तकसीम कर देगा, बेटे का डबल हिस्सा, बेटी का एक गुना एक है। इसी तरह से ये सेम ही रूल अप्लाई हो गया, वो कह रहा है फ़ीमेल पे, जबकि टेनेंसी में ऐसा नहीं था, फ़ीमेल को कुछ सिर्फ हकूक़ दिए गए थे। जब लेकिन वो मालिक बन जाएगी फिर उसके पास 100/100 हो गया, मतलब जो मेल का है जैसे हकूक़ वैसे ही फ़ीमेल के होंगे। ठीक है, अगर वो कह रहा है इफ़ शी सक्सीडेड टू द टेनेंसी, अगर उसे टेनेंसी मिल रही है डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली एक मेल से, अगर उसको एक मेल से टेनेंसी मिल रही है वो, ठीक है, एज इफ़ द प्रॉपर्टी राइट्स हैड बीन एक्वायर्ड बाय द लास्ट मेल टेनेंट, और जो है लास्ट मेल टेनेंट था जो उसका मालिक बन चुका था, अब ज़ाहिर है उनके बाद ये मालिक बन गई है लेडी, शी हैड सक्सीड टू सच राइट्स एज इज हायर। ठीक है, तो उसके पास भी, इस लेडी के पास भी वो तमाम अब हकूक़ आ गए हैं जो पिछले मालिक के पास थे, जो मेल मालिक के पास थे, फीमेल के पास भी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेनेंसी का जब हमने पढ़ा था उसमें टोटली डिफरेंट था, जो फीमेल के हकूक़ थे वो बहुत लिमिटेड कर दिए गए थे और लिमिटेड टाइम के लिए। लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी की बात आई है, हक़ की मलकियत की ऑनर होने की बात आई है, तो जो मुझसे पहले सक्सेसर ऑनर के हकूक़ थे वही मेरे होंगे, चाहे मैं मेल हूँ चाहे मैं फ़ीमेल हूँ। इसी तरह सब सेक्शन बी में वो कहते हैं कि चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आगे जब आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे ना दूसरे को, आप उसी तरह से ट्रांसफ़र करेंगी जैसे एक मेल ट्रांसफ़र कर सकता है। सिंपल लफ्ज़ों में इस में उसने ये बताया है 30A के अंदर मेल और फीमेल के फ़र्क को ख़त्म कर दिया है। घर के अगर आप मालिक हैं, सपोज़ एक घर है वो मेरे नाम पे है, ठीक है, तब भी मैं उसको ट्रांसफ़र उसी तरह से कर सकती हूँ अगर वो घर एक मेल के नाम पर होता जिस तरह से। सही है, इसमें ये बात की गई है। एंड फीमेल टेनेंसी इन सच लैंड बहुत रिक्वायर्ड। उसके बाद उसने आज सच कोई इसमें बात नहीं की। आगे हम चल लेते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 हमारी है सप्लीमेंट्री प्रोविजंस और स्टार्ट हो रही हैं 31 से। चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा है सिर्फ हमारे पास 30 और 30A था। ठीक है, लास्ट चैप्टर है हमारा 30। चैप्टर नंबर 4 सप्लीमेंट्री प्रोविजंस में है सेक्शन नंबर 31, वो है मेयर्स।
camels or their progeny maintained under prescribed conditions not to be attached or sold. मेयर्स कौन होते हैं? जो हॉर्स होते हैं ना, उनकी जो फेमिनिन होती हैं उनको बोलते हैं मेयर्स, ठीक है, घोड़ी। इसी तरह कैमल्स और देयर प्रोजिनी बोला जाता है आगे औलाद को, नस्ल को, और उनकी जो औलाद हैं वो कह रहे हैं वो मेंटेन की जाएंगी अंडर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस नॉट टू बी अटैच्ड और सोल्ड। ना तो उनको कब्जे में लिया जा सकता है, अटैच्ड हमने कल भी बात की थी लेक्चर में, अटैच क्या होता है, और उनको सेल भी नहीं किया जा सकता, ये जो जानवर हैं। नो मेयर और कैमल और अदर एनिमल मेंटेन इन अकॉर्डेंस विद एनी प्रिस्क्राइब स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस एंड नो प्रोजिनी। कब तक उनको आप नहीं ले सकते कब्जे में, उसने कंडीशन बता दी इफ़ लगाकर। इफ़ लेस देन 18 मंथ्स ओल्ड, अगर वो 18 मंथ्स यानी कि 1.5 साल से छोटे हैं ना, तो आप उनको ना बेचेंगे, ना ही आप उन्हें अपने कब्जे में लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 32। वो कहता है पावर ऑफ री एंट्री इन केस ऑफ स्क्वेटर्स एंड ट्रेसपासर्स। पावर ऑफ री एंट्री, जहाँ पे भी री एंट्री है ये मतलब नहीं कि दोबारा एंटर हो रहे हैं। री एंट्री का मतलब ये होता है कि अब वो जगह वापस ले ली जाएगी, ठीक है। री एंट्री का मतलब ये होता है गवर्नमेंट वो जगह वापस ले लेगी, री एंटर हो जाएगी उस पर। अच्छा जी, स्क्वेटर्स कौन होते हैं, क्वेश्चन इज, और ट्रेसपासर्स कौन होते हैं? बेसिकली स्क्वेटर्स वो होते हैं कि जगह गवर्नमेंट की थी और आप उस पर गैर कानूनी तौर पे आके रहने लग गए, काबिज हो गए, ठीक है जी। आपको ना तो आपने कोई टेनेंसी का कोई एग्रीमेंट किया हुआ था, ना आप उसके मालिक हैं। वो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना आए, आप उसमें रहने लग गए हैं, वो आप हैं स्क्वेटर्स। ट्रेस पासर्स होते हैं जो इंक्रोचमेंट्स करते हैं, तजावुजात करते हैं, जैसे कि ये पीरा बनाई इसलिए गई है तजावुजात को रोकने के लिए, ठीक है। तो जब इस तरह के लोग आ जाएंगे ना, तो कलेक्टर क्या करेगा, उस ज़मीन को उस कॉलोनी के अंदर वापस इनसे ले लेगा। रीड कर लेते हैं। When the collector is satisfied that any person has taken or is in possession of land in a colony to which he has no right, उसका कोई राइट नहीं था, नो टाइटल, उसका कोई हक नहीं था, कलेक्टर में in addition to any other powers he may possess forthwith re-enter upon the land and resume the possession। ये है पोजेशन, उसकी क्या कर देगा, रिज्यूम कर देगा, वापस ले लेगा ऑफ इट, एंड टेक पोजेशन ऑफ ऑल द क्रॉप्स। वहाँ पे मौजूद जितनी भी फसलें काश्त की जा रही हैं, ट्रीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर वापस ले लेगा। और इस बार आप देखें वो कंपनसेशन भी नहीं कर रहा, विदाउट पेमेंट ऑफ एनी कंपनसेशन। जबकि ऊपर हमने बात की थी कि अगर तो कोई कंडीशन को ब्रीच करेगा तो वापस ले लेंगे, लेकिन कंपनसेशन देंगे इम्प्रूवमेंट की, राइट। लेकिन अगर वो स्क्वेटर है या ट्रेस पासर है तब तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आपसे वापस भी ले ली जाएगी और आपको कोई कंपनसेशन भी नहीं की जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 33, पेनल्टी से डील करता है। MCQ भी बन जाता होता है कि कौन सा सेक्शन पेनल्टी से डील करता है। इफ एनी पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ अ रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ अ ग्रेड टू बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इनमें से कोई भी वो कोई काम करे, कोई भी शख्स, अभी हम पढ़ लेते हैं क्या क्या काम है, लेकिन वो कह रहा है अगर वो इनमें से कोई भी काम करेगा तो ही शैल ऑन complaint made by the order or under authority from the collector be punished on conviction by any magistrate with a fine not exceeding 200,000 रुपीज़। जो अबव मेंशन अभी हम पढ़ेंगे A से E तक हैं ये सारे जुर्म, इनमें से कोई भी शख्स कोई करेगा तो उसको मैक्सिमम 2 लाख 200,000, ठीक है, या फिर रिगोरस इम्प्रिजमेंट जो कि 6 महीने की होगी, 6 मंथ्स की, या फिर उसको ये दोनों भी हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या करेगा जिसकी बिना पर उसको 2 लाख देना पड़ रहा है, ये 6 महीने की सज़ा हो रही है, दोनों भी हो रहे हैं। अगर वो पर्सन क्लियर्स और ब्रेक्स अप फॉर कल्टीवेशन और कल्टीवेट्स एनी लैंड विच इज़ ओन बाय और इज़ इन द पोजेशन ऑफ गवर्नमेंट के पोजेशन में कोई ज़मीन थी और वो टेनेंसी में भी नहीं आ रही थी, इज़ नॉट इंक्लूडेड इन टेनेंसी, ना ही किसी की रेजिडेंशियल इंक्लोजर थी, ना कोई वहाँ पे अलॉटेड भी नहीं थी किसी को कि आप यहाँ पे रह सकते हैं। उसके बावजूद जनाब आप वहाँ पे जा रहे हैं, कल्टीवेशन ब्रेकअप कर रहे हैं, उस ज़मीन को खोद रहे हैं कल्टीवेशन के लिए, किस हक से, आपका तो उसके ऊपर कोई हक नहीं है, तो फिर ये एक जुर्म हो गया, सबसेक्शन ए। उसके बाद सबसेक्शन बी कहते हैं अगर कोई शख्स विच हैज़ मेंट फॉर कॉमन पर्पस ऑफ टाउन और विलेज कम्युनिटी सेक्शन, ठीक है, अगर कोई शख्स, सेक्शन बी कहता है इरेक्ट्स एनी बिल्डिंग ऑन एनी सच लैंड, इस तरह की किसी ज़मीन पर, किस तरह की ज़मीन पर जो आपकी नहीं है, गवर्नमेंट की पोजीशन में है, नंबर 1 गवर्नमेंट की पोजीशन में है, नंबर 2
किसी टेनेंसी में शामिल नहीं है। नंबर 3, किसी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी अलॉट नहीं की गई। इन तीनों कंडीशन में से नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उस ज़मीन पे कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी है, तो आपने क्या किया, जुर्म किया आपने बी के तहत। ठीक है। सी में फेल्स और अदरवाइज डिस्ट्रॉयज स्टैंडिंग ट्रीज, अगर वहाँ पे कोई दरख्त है आपने गवर्नमेंट की ज़मीन पे और आपने उसको डिस्ट्रॉय किया है, आपने जुर्म किया। अदरवाइज इंक्रोचेज ऑन सच लैंड, ऐसी ज़मीन पे कोई इंक्रोचमेंट किया, ऊपर हमने ट्रेस पासर्स की बात की जैसे कि, तो आपने जुर्म किया, 2 लाख का फाइन होगा, 6 माह की सज़ा होगी आपको। उसके अलावा मेक्स एन एक्सकेवेशन और कंस्ट्रक्ट्स अ वाटर चैनल ऑन एनी सच लैंड। ठीक है जी, आपने क्या किया, अपना पानी का रास्ता अपने फसलों को सैराब करने के लिए वहाँ से गुजार कर बना लिया है, तो फिर जुर्म किया आपने। ये सारे हैं, तो इस पे आपको ये सज़ा हमने देख लिया। वो कह रहे थे फेलिंग ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय एन ऑनर और टेनेंट ऑन एन विलेज रोड और वाटर कोर्स ट्रेवर्सिंग हिज होल्डिंग इज नॉट एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन में वो कह रहा है अगर किसी ऑनर ने या टेनेंट ने ज़ाहिर है पानी का कोई रास्ता बनाया, दरख्त लगाए हैं या काटे हैं, तो ज़ाहिर वो ऑनर है, वो उनका हक है, वो कर सकते हैं, वो इसकी उसमें ऑफेंस में नहीं कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन नंबर 34 सेक्शन कहता है एडिशनल पावर्स ऑफ कलेक्टर। अब ये तो कलेक्टर की पावर थी जो ऊपर हमने देखी कि वो सज़ा दे सकता है 2 लाख और 6 महीने की सज़ा या दोनों। एडिशनल पावर्स क्या हैं इन रिगार्ड टू ऑफेंसेस। वो कह रहे हैं व्हेन द कलेक्टर इस सेटिस्फाइड, वो इस बात में मुतमईन हो गया कि एक पनिशेबल एक्ट अंडर द सेक्शन 33 जो भी अपने ऊपर पड़ा है ए से ई तक ये हुआ है, ही मे इन ल्यू ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट ऑफेंडर, ऑफेंडर के अगेंस्ट प्रोसीडिंग तो करेगा अंडर सेक्शन आफ्टर कन्विक्शन ऑफेंडर अंडर दैट सेक्शन। वो क्या कर सकता है, वो कह रहा है इन द केस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 33 के ए में जो किया गया है, ए में हमने भी क्या पढ़ा था कि उसने कल्टीवेशन के लिए ब्रेकअप किया कोई, ठीक है, मतलब तोड़ा, या अब कोई रास्ता बनाया जो उसके गांव को चला जाए, कोई पानी का वाटर कोर्स बनाया, रोड बनाया, कनाल बनाई, ठीक है, ये जो उसने काम की है ए के तहत, तो कलेक्टर क्या करेगा, वापस आ जाते हैं 33 ए में, कॉन्फिस्केट द क्रॉप, तो उसने जो भी फसल वहाँ उगाई होगी उसको वो जब्त कर लेगा। जुर्माना तो देखें लगा रहा है 2 लाख का, सज़ा भी दिलवा रहा है, लेकिन साथ में वहाँ पे जो फसल उग रही होगी उसको कॉन्फिस्केट कर लेगा ऑन एनी लैंड कल्टिव, ऐसी किसी भी ज़मीन पे, ठीक है। और अगर फसल उगाई है उस शख्स ने, वो जो ऑफेंडर था, और उसको कट भी कर लिया है, ठीक है, मतलब वहाँ से फसल कट भी हो गई है, उसने सेल कर दी है, और इसको कलेक्टर को बाद में पता चला, अब हो गया, उसने देखा फसल उगी थी लेकिन कट हो गई है, अब वो रिकवर करेगा सच सम एज ही में असेस द वैल्यू, तो वो ऑफेंडर के खिलाफ उसे पैसे लेगा कि जो तुमने यहाँ फसल उगाई थी ना, ज़मीन हमारी थी, पैसे दो क्योंकि तुमने फसल कट कर लिया। पैसे की वो खुद से असेसमेंट कर लेता है कि अंदाज़न इतने तक की वो होगी। वैसे भी इर्द गिर्द की ज़मीनों की फसलों को देख के अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। ये तो था अगर उसने 33 ए किया होगा। अगर उसने जुर्म किया 33 सी के तहत, ठीक है, तो यानी कि उसमें हमने पढ़ा था उसने दरख्तों को डिस्ट्रॉय करेगा, तो हम फिर से उससे पैसे लेंगे, कितने पैसे लेंगे, असेस करेंगे जो वैल्यू क्या थी जो दरख्त है उनकी और जो उसने डिस्ट्रॉय किए हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसने 33 बी डी और ई के तहत कोई जुर्म किया हुआ है, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि बिल्डिंग खड़ी कर लिया उसने, कोई इंक्रोचमेंट कर लिया उसने, कोई पानी का रास्ता बना लिया है, ठीक है, तो उसने क्या कहा टू बी फिल्ड अप एंड लेवी द कॉस्ट ऑफ सो डूइंग, तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। और जो उसने काम किया होगा उसको क्या करेंगे, डिमोलिश कर देंगे और रिमूव भी कर देंगे। पानी का रास्ता बनाया उसको रिमूव कर देंगे, बिल्डिंग खड़ी की थी उसको क्या कर देंगे, डिमोलिश कर देंगे, ठीक है जी। ये एक्स्ट्रा पावर्स हैं, एडिशनल पावर्स हैं कलेक्टर की, वो ये सब काम भी करेगा। उसके बाद है सेक्शन 35। सेक्शन 35 कहते हैं पावर टू लेवी सेस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉमन विलेज एक्सपेंसेस। सेस क्या होता है, वैसे सेस हम बोलते हैं सेक्स एक किस्म का टैक्स होता है, बेसिकली ये एक है टैक्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस एक्ट के देखते हुए हम कहें तो एक किस्म का खर्चा है जो गांव के लोग जो है ज़ाहिर वो गवर्नमेंट की मदद करेंगे, मुख्तलिफ इस तरह के मामले हैं, वो गवर्नमेंट से कहेंगे कि हमने अपने खर्चे पूरे करने, तो ये कुछ है जो हमें दिया जाए, वो पैसे लेंगे फ़ंड के तौर पे, ठीक है। वो कह रहा है इफ़ इन एनी एस्टेट हमने पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट हम पढ़ेंगे, उसमें डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, मौजे को बोलते हैं। किसी भी एस्टेट में अगर टेनेंट्स की मेजोरिटी, द मेजोरिटी ऑफ द टेनेंट्स एंड द ऑनर ऑफ एस्टेट, और उस पूरी एस्टेट का जो ऑनर है वो अप्लाई करें एक लेवी ऑफ सेस के लिए कि हमें सेस दे दिया जाए विलेज के पर्पस के लिए, हम पर्सनल फ़ायदे के लिए नहीं मांग रहे, गांव के लिए मांग रहे हैं, तो कलेक्टर जो है वो ऑर्डर जारी कर सकता है, ठीक है। द पेमेंट ऑफ सच अ सेस फ्रॉम द प्रोप्राइटर्स, कलेक्टर ऑर्डर जारी करेगा, खुद नहीं देने कलेक्टर ने पैसे, कलेक्टर क्यों दे, ठीक है, प्रोप्राइटर को जो मालिक होगा, टेनेंट को, इनहेबिटेंट्स वहाँ के रहने वालों को, इन सच वे एंड रेट्स एज ही होल्ड टू बी सूटेबल, जो उसको लगेगा ठीक है सूटेबल है,
ठीक है। एनी सेस लेवेबल इन एनी स्टेट अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिकवरेबल, और कोई भी जो सेस लगाया गया होगा वो क्या कह रहा है, वो कंसिडर किया जाएगा एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। बेसिकली सेस जैसे मैंने कहा ये टैक्स ही है, लेकिन ये टैक्स आम विलेज की आवाम से हम नहीं लेंगे। ये टैक्स, ये जो सेस है, जो टैक्स है वो हम लेंगे उस ज़मीन के मालिकान से, टेनेंट से, कि आप ये दें। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 36 ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट की क्या ज्यूरिसडिक्शन है, बार्ड एज रिगार्ड मैटर अराइजिंग अंडर दैट। इस एक्ट के तहत अगर कोई जुडिशरी के मैटर हो रहे हैं, फाइनल डिसीजन किसका होगा और क्या सिविल कोर्ट इसमें मतलब मदाखलत कर सकती है। तो उसने कहा है आ सिविल कोर्ट शैल नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन इन एनी मैटर, ठीक है। ऐसे किसी भी मैटर में सिविल कोर्ट की कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है जिसमें कलेक्टर एम्पावर कर दिया गया है। जैसे जुर्माना लगाना है, हमने पढ़ा है 2 लाख 6 माह की सज़ा, कलेक्टर एम्पावर है, ये कुछ नहीं कर सकती सिविल कोर्ट। इसी तरह जो उसके एडिशनल पावर हैं कि उसने उसकी फसलों की कीमत ली, कितनी कीमत ली, खुद से वो असेस करेगा, ले लेगा, जूरी कुछ नहीं कर सकती, सिविल कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। एक्ट टू डिस्पोज एंड शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मैनर इन विच द प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ लैंड कलेक्टर एनी पावर वेस्टेड इन हिम। सिंपल वही वाली बात है कि यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन जो सिविल कोर्ट की है वो कोई भी नहीं है, वो बस सिर्फ अपने तक रहे। इस एक्ट में उसकी कोई भी मदाखलत नहीं है। सॉरी। उसके बाद हम लोगों के पास है जी सेक्शन 37। सेक्शन 37 कहते हैं पब्लिक सर्वेंट्स इंडेमनीफाइड फॉर द एक्ट्स डन अंडर दिस एक्ट। अच्छा, हर एक्ट में आप ये वाला सेक्शन ज़रूर देखोगे। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स इस एक्ट के अंडर काम कर रहे हैं, जैसे अब इंशाल्लाह आप लोग जब SDO लग जाएंगे तो SDO, IO, EO या नीचे सार्जेंट स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ हो गया, ठीक है, या ऊपर हेयरिंग अफसर हो गए, जो भी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कंसिडर किया जाएगा इस एक्ट के तहत कि वो जो भी ऑर्डर दे रहे हैं, जो भी एक्शन ले रहे हैं, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ले रहे हैं इन द गुड फेथ ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। लास्ट में हमारे पास है सेक्शन 38 जो कहता है लीगलाइजेशन ऑफ ऑर्डर्स पास्ट प्रीवियस टू द एक्ट। इस सेक्शन को मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। उसने कहा है कि ये एक्ट तो 1912 में आया है, इससे पहले जो हमारे पास गवर्नमेंट टेनेंट पंजाब एक्ट 1893 चल रहा था, उसके जो ऑर्डर हैं वो क्या है, लीगलाइज उनको करार दिया गया। उन कॉमन सेंस की बात है कि उनको लीगलाइज करार दिया गया। किस किस ने वो ऑर्डर पास किए थे हमने पढ़ा था, ये कलेक्टर की डेफिनेशन में कॉलोनाइजेशन ऑफिसर ने, असिस्टेंट कॉलोनाइजेशन ऑफिसर ने, सेटलमेंट कमिश्नर ने, या और किसी भी असिस्टेंट कलेक्टर ने, कोई भी या कोई भी और रेवेन्यू ऑफिसर जो हायर क्लास का था, उसने इस एक्ट के आने से पहले जो भी ऑर्डर पास किए थे उनको लीगल समझा जाएगा कि हाँ, ये नहीं कहा जाएगा कि वो नल एंड वॉइड हो गया। क्योंकि अभी हमने देखा ऊपर तमाम सेक्शंस के अंदर हमने बात की कि जो पिछला एक्ट था, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट की जब हम बात की तब भी हमने कहा था कि जो ये हमारे पास गवर्नमेंट टेनेंट एक्ट है वो जहाँ जहाँ अप्लाई होता था, हमारा कॉलोनाइजेशन एक्ट भी वहीं वहीं अप्लाई हो रहा है। कहने से मुराद है कि बेशक ये एक्ट रिपील कर दिया गया, लेकिन इसका जो कंटेंट था ना उसको रिपील नहीं किया गया, वो उसी तरह से भी चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह उन अफसर्स ने जो भी ऑर्डर्स पास किए होंगे वो भी लीगल समझे जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ये हमारा ख़त्म हो जाता है सेक्शन तमाम। और ये हमारे पास आ गए शेड्यूल 1 जो हमने कहा था ये कुछ टेनेंसीज़ हैं, जैसे कि उसने मिसाल दी है कैमल ओनिंग टेनेंसीज़, कैमल ओइंग चौधरीज़ की टेनेंसीज़। ये कुछ टेनेंसीज़ हैं जिनके ऊपर 20, 21, 22, 23 हमने कुछ सेक्शंस पढ़े थे जो अप्लाई नहीं होंगे। शेड्यूल 2 हमने था पढ़ा है आज, ये उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है। शेड्यूल 2 किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, जो मालिक बन जाएंगे ज़मीन के, हु एक्वायर प्रॉपर्टी राइट, ये उनके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है जी। इसी के साथ हमारा ख़त्म हो जाता है कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड पंजाब 1912, ठीक है। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए एक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वीडियो पसंद आ गई हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफ़िज़।